हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ जगजीत सिंह और आप सभी का कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। बच्चों, हम आपकी क्लास 8th की साइंस टेक्स्ट बुक का 10th चैप्टर डील कर रहे थे जिसका नाम था रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। हमने पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? तो पार्ट 1 में हमने जाना कि एडोलेसेंस क्या होती है, ओके, प्यूबर्टी किसे कहते हैं और ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या चेंजेस आते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो भी हमने डिस्कस किया। अपने इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ओके, हार्मोन्स का क्या रोल रहता है ग्रोथ में, और मीनोपॉज, मिनार्की और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं सेशन की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो देखिए, टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। अब यहाँ पर टेस्टिस एंड ओवरीज की बात की जा रही है और वो क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो मेल एंड फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स एंड ओवा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप at puberty and boys begin to grow facial hair that is mustaches and beard। अब ये क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, गर्ल्स में जो ब्रेस्ट होती हैं वो डेवलप करना, ग्रो कर देती हैं, वहीं बॉयज़ में उनकी दाढ़ी और मूछें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आगे पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स और जानेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी हमें। तो एज दीज फीचर्स हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स किन्हें कहा जा रहा है? तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेल और फीमेल में फ़र्क जानने में मदद करें, उन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जा रहा है। हमने अभी पढ़ा ना कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, वहीं बॉयज़ में दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना बॉयज़ एंड गर्ल्स को, बस इसी को तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। अब देखिए, बॉयज ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। बॉयज की जो छाती पर, चेस्ट पर है, वो बाल डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें तो गर्ल्स और बॉयज दोनों में हेयर ग्रोज अंडर आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन। अब क्या होता है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स में अंडर आर्म में बाल आना शुरू हो जाते हैं और क्या होता है, थाइस के ऊपर का जो रीजन होता है जिसे हम प्यूबिक रीजन कहते हैं, वहाँ पर भी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो आई होप आपको जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आया ही होगा और हेयर ग्रोथ कहाँ कहाँ पर होती है बॉयज़ एंड गर्ल्स में, वो चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि क्या कर रही है, प्यूबर्टी को इनिशिएट कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स। ओके, क्या पूछ रहा है ये? व्हाट इनिशिएट चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो जब हमारे सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना भाई। तो देखिए, द चेंजेस विच ऑकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स। मैंने आपको बताया ना, इट्स ऑल अबाउट हार्मोन्स। तो क्या होता है, प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं एट द एज बिटवीन 11 to 19, जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो केमिकल सब्सटेंस कंट्रोल कर रहे हैं जिन्हें हार्मोन्स कहा जा रहा है। और हार्मोन्स आर सीक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आपको एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो आगे वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए बस इतना ही कि जो हार्मोन्स है उनका सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो है वो उनका सीक्रेशन हो रहा है। अब हम आगे कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए, ह्यूमंस में अगर हम मेल की बात करें तो क्या हो रहा है, तो द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। भाई जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, प्यूबर्टी शुरू होती है, तो मेल्स में मेल हार्मोन रिलीज होने लगता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, दिस कॉजेज चेंज इन बॉयज, फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। अब इस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसके रिलीज होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो जो बॉयज हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है, तो भाई उनमें फेशियल हेयर जो है वो ग्रो कर रहे हैं। वहीं वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन
और एस्ट्रोजन विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप। अब जब हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि जो गर्ल्स है उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है? तो गर्ल्स में जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है तो उनका एक हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन की वजह से ही जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। वहीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने दूसरी जगह ये भी पढ़ा था कि बॉयज की जो है दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं। तो वो क्यों आती हैं? तो जैसे ही बॉयज को प्यूबर्टी हिट करती है उनका एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके फेशियल जो हेयर हैं वो ग्रो होने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स और ममेरी ग्लैंड्स डेवलप्ड इनसाइड द ब्रेस्ट। अब जो गर्ल्स होती हैं उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो होता ही है, लेकिन मिल्क सीक्रेटिंग जो ग्लैंड्स होते हैं, ममेरी जो ग्लैंड्स होते हैं, वो भी ब्रेस्ट के इनसाइड क्या होने लगते हैं? डेवलप्ड होने लगते हैं। और द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। अब भाई जो ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इनका कंट्रोल भी एक और हार्मोन के कंट्रोल में है जो कि कहाँ से रिलीज होता है? जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ड्रॉप करें। चलिए अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ओके, तो हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने अभी अपनी पहले वाली स्लाइड्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से जाना था। अब ये क्या बता रहा है कि वो हॉर्मोन्स ही हैं जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, फर्दर द सेक्स हॉर्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हॉर्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब भी हमने पढ़ा कि जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं वो भी फर्दर किसके कंट्रोल में होते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है उसके कंट्रोल में होते हैं। तो आई होप यहाँ तक जो है चीज़ें आपको प्रिटी क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब जान लेते हैं हम कि जो हार्मोन है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल रहता है बॉडी में चेंज करवाने के लिए। तो देखिए, हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो हार्मोन है, दीज हार्मोन्स रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी यानी कि टारगेट साइट, देन स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी। अब ये जो सारे 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों कॉलम्स हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है, जब पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हुआ तो उसने किसको स्टिमुलेट किया? तो उसने टेस्टिस एंड ओवरीज को स्टिमुलेट किया। उसने टेस्टिस को स्टिमुलेट किया तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ, उसने ओवरीज को स्टिमुलेट किया तो एस्ट्रोजन रिलीज हुआ। अब ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। पर्टिकुलरली जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है वो मेल्स के ब्लड में मिक्स हो गया, वहीं फीमेल्स में जो एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है वो फीमेल्स के ब्लड में मिल गया। अब क्या होता है, ये ब्लड में मिलकर टारगेट साइट पर पहुंचते हैं जहां पर इनका काम रहता है। ओके, और वहां पर पहुंचने के बाद ये पर्टिकुलर पार्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको जो है ये जो सारी प्रोसेस है वो क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से जो है हार्मोन्स हमारी बॉडी में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। तो देखिए, अगर हम फीमेल्स की बात करें, रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल की हम बात करें, तो इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है, फीमेल की बात करें या मेल की बात करें, तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज वहां से चालू होना शुरू हो जाता है। नाउ दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, एट द एज ऑफ 45 और 50 जो इनका ये रिप्रोडक्टिव फेज है वो खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस बताई गई है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ लें। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 days. Okay, during this period the wall of uterus becomes thick so as to receive the egg in case it is fertilized and begin to develop. क्या होता है, हर
1 महीने की प्रोसेस जो चलती है उसमें जो ओवरी है वो एक एग रिलीज करती है। जब वो ओवरी एक एग रिलीज करती है तो जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, जिस वजह से वो उस एग को सपोर्ट कर सके। ओके, और अगर फर्टिलाइज हो जाता है एग, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमने चैप्टर 9 में पढ़ी थी, तो अगर एग से स्पर्म मीट कर जाता है और एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यूट्रस में ही जो है फर्दर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या देखने को मिलेगी, हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, द रिलीज्ड एग एंड द थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विथ इट्स ब्लड वेसल आर शेड ऑफ। हमने देखा था कि क्या होता है, यूट्रस जो है वो थिक होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट दे पाए एग को। एग रिलीज हुआ, यूट्रस उसको सपोर्ट दे पाए, इसलिए थिक हुआ। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, जो इनर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम जिसे हम कहते हैं, वो शेड ऑफ हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज द रैप्चर ऑफ इनर सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ ह्यूमन यूट्रस। शेड ऑफ हो जाने की वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसी प्रोसेस को क्या कहा जा रहा है, मेंस्ट्रुएशन कहा जा रहा है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अभी मैंने आपको बताया कि इसी की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होती है और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है ये 28 से 30 दिन की एक प्रोसेस रहती है। मेंस्ट्रुएशन जनरली 4 से 5 दिन चलता है, लेकिन एग रिलीज होना, उसका फर्टिलाइज होना या फर्टिलाइज ना होना, इस सारी प्रोसेस जो है वो 28 से 30 दिन तक चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिनार्की एंड मीनोपॉज की, कि मिनार्की क्या होता है और मीनोपॉज क्या होता है। तो देखिए, द फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी इज टर्म्ड एज मिनार्की। जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मिनार्की कहा जाता है। अभी आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, अबाउट एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stop। हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 45 से 50 साल तक रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 45 से 50 साल के बीच में जो फीमेल्स होती हैं वो एग रिलीज करना बंद कर देती हैं और उसे क्या कहा जाता है, मीनोपॉज कहा जाता है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज में अब पॉज आ गया है तो उसे क्या कह रहे हैं, हम मीनोपॉज कह रहे हैं। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मीनोपॉज। भाई मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाने की प्रोसेस को मीनोपॉज कहा जा रहा है। और इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इरेगुलर, इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। भाई इनिशियली क्या होता है, प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल थोड़ी सी इरेगुलर होती है। ओके, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो रेगुलर होती जाती है। तो जूनियर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर हम सारी चीजें क्लियर कर लेंगे कि मिनार्की क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन का फेज कहां से कहां तक होता है और मीनोपॉज किसे कहा जाता है। तो देखिए, मिनार्की की अगर मैं बात करूं तो एट द एज ऑफ 11 और 12 जब पहली बार आपको प्यूबर्टी हिट करती है, तो जब पहली बार आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसे मिनार्की कहा जाता है। वहीं मेंस्ट्रुएशन को तो हमने बहुत अच्छे से जाना, मेंस्ट्रुएशन के फेज को अगर हम जाने तो एट द एज बिटवीन 12 to 15 जो भी ब्लीडिंग आपको होती है, जो भी पर्टिकुलरली 1 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें उसे क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। और मीनोपॉज अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, 45 या 50 साल के बाद आपकी मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस बंद हो जाती है और उसे क्या कहते हैं, हम उसे मीनोपॉज कहते हैं। तो आई होप आपको मिनार्की, मीनोपॉज और मेंस्ट्रुएशन तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो जूनियर्स, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 10 का पार्ट 2 था वो भी खत्म होता है। बाकी की रिमेनिंग चीज़ें हम अपने पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।